हेलो। तो पिछले लेक्चर में हमने वोल्टेज और करंट का एक मीनिंग देखा। इस वीडियो में हम ओम्स लॉ से शुरुआत करेंगे। तो ओम्स लॉ तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। पर ओम्स लॉ को इस तरह से नहीं पढ़ाते, V इक्वल टू आई आर, कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ओम्स लॉ ऐसा होता है, इफ ऑल अदर फिजिकल पैरामीटर्स रिमेन द सेम। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट को छोड़ के अगर बाकी सारी चीजें सेम रहें, एक जैसी ही रहें, यानी कि वायर के लेंथ चेंज ना हो, वायर का एरिया चेंज ना हो, वायर का मटेरियल चेंज ना हो, वायर का टेम्परेचर चेंज ना हो, अगर बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज रहें, तो जो वोल्टेज और करंट है उनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है। तो ओम्स लॉ क्या है? अगर बाकी सारी की सारी चीजें कांस्टेंट रहें, सेम रहें, तो जो करंट और वोल्टेज होता है किसी भी कंडक्टर का, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन होता है। देयरफॉर द वोल्टेज एंड करंट आर प्रोपोर्शनल इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, एक्सेट्रा 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 डू नॉट चेंज। तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। और ये जो वोल्टेज होता है V, अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालें तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यहां पे R से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां पे R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। R इज कॉल्ड एज दी रेजिस्टेंस। तो ये रहा आपका फेमस ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। पर V इज इक्वल्स टू आई आर कब यूज करना है? जब बाकी चीजें चेंज ना हो, यानी कि लेंथ ऑफ वायर शुड नॉट चेंज, एरिया वगैरह ऐसा वगैरह चेंज ना हो, तो V इज इक्वल्स टू आई आर का यूज करना चाहिए। तो ये रहा ओम्स लॉ का फॉर्मूला, वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस का मतलब समझते हैं। इंग्लिश में रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो रेजिस्टेंस वो चीज है जिसकी वजह से करंट आसानी से फ्लो नहीं होता, करंट को फ्लो होने में दिक्कत होती है। एग्जाम्पल समझ लो, सपोज एक रोड है और उस रोड में हमने गड्ढे ही गड्ढे खोद दिए, बहुत गड्ढे खोद दिए, तो क्या उस रोड पे गाड़ी बहुत आसानी से जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो हम क्या कहेंगे? गाड़ी के पाथ में रेजिस्टेंस है, यानी गाड़ी के मोशन को रोकने वाली चीजें प्रेजेंट है। उसी तरह से किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच पाता। इलेक्ट्रॉन को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होना है तो इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कुछ रुकावटें झेलनी पड़ती हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो चीज है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी which opposes flow of current। तो रेजिस्टेंस वो चीज है जो करंट को फ्लो होने से रोके। करेक्ट? तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो चीज है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। रेजिस्टेंस की यूनिट सबको पता होनी चाहिए, आप 10th स्टैंडर्ड पास हो। रेजिस्टर की यूनिट होती है ओम्स। उसे सिंबल में इस तरह से दिखाया जाता है, ग्रीक सिंबल है ये, कैपिटल ओमेगा। तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। तो एक बार फिर से, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो चीज है जो करंट को बहने से रोकने की कोशिश करता है। अगर कोई मटेरियल करंट को बहने नहीं दे रहा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर कोई मटेरियल करंट को बहने दे रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम है। नाउ चिल्ड्रन, रेजिस्टर क्या होता है? जो चीज रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी दिखाए उसे रेजिस्टर कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और जो डिवाइस इस प्रॉपर्टी को दिखाता है उसे रेजिस्टर कहा जाता है। तो रेजिस्टर क्या है? इट इज ए डिवाइस विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। तो
तो अगर ये एक डिवाइस है और ये रेजिस्टेंस, इसके पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, तो इस डिवाइस का नाम रख देंगे रजिस्टर। तो व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर डिवाइस है जो करंट को रेजिस्ट करता है। रजिस्टर का सिंबल ये है, ये भी आपको पता ही होगा, स्कूल लेवल पे सिखाया जाता है। दिस इज द सिंबल फॉर रजिस्टर। तो अभी हमने जाना रेजिस्टेंस मतलब करंट को फ्लो होने से रोकने वाली चीज, जो अपोज करे, जो विरोध करे करंट का, वो रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी मटेरियल रेजिस्टेंस क्यों दिखाता है? क्यों हम करंट को फ्लो नहीं होना देना चाहते? क्यों कोई भी मटेरियल, कोई भी वायर इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से फ्लो होने नहीं देता? तो इसे समझने के लिए हम एक वायर कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर करते हैं कि ये एक वायर है और ऑफ कोर्स वायर बना है एटम से, तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। तो कुछ एटम्स को मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। तो पूरे वायर में एटम्स तो होंगे ही, नो डाउट। ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, ये एटम्स है और ये एटम्स अपनी जगह पे फिक्स है। अब चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉन को इस वायर के आर पार जाना है, तो क्या सीधा सीधा रास्ता है या बीच में एटम्स आएंगे? ऑफ कोर्स बीच में एटम्स आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकराएंगे यानी कि एटम्स उनका रास्ता रोकेंगे। So what will happen? The electrons will collide with the fixed atoms. The moving electrons will collide मतलब टकराना, fixed atoms. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार फिक्स्ड एटम से टकराएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में एक रेजिस्टेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो होने नहीं दिया जा रहा है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज नॉट एबल टू फ्लो फ्रीली, और फ्रीली फ्लो न होना इसे ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो मटेरियल्स में रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मटेरियल के फिक्स्ड एटम के साथ कोलाइड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मटेरियल के फिक्स्ड एटम्स के साथ कोलाइड होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए फ्री रास्ता नहीं है, कोई हाईवे नहीं बना हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए, बीच बीच में पत्थर ऐसा समझ लो, तो उसे गाड़ी धीमे ही चलानी पड़ेगी। यानी कि करंट इस वजह से रेजिस्टेंस फील करता है। अब चिल्ड्रन, हम ये समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स? तो इसे समझने के लिए मैं आपके सामने एक केस देता हूं। तो पहले केस में ऐसा है कि एक वायर है और दूसरा वायर है, दोनों वायर सेम मटेरियल के बने हैं। ओके, दोनों वायर सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है दोनों का, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। यानी कि दोनों की मोटाई भी एक जैसी है, बस फर्क क्या है? दोनों के लेंथ में। इसका लेंथ L1 मान लेते हैं, इसका लेंथ L2 मान लेते हैं। अब आप गेस करो, इनमें से कौन से वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, L1 या L2? कौन से वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा? तो चिल्ड्रन, इसका आंसर है बड़े वाले वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों भाई? छोटे वाले वायर में यह है फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स को पत्थर जैसा समझ लो, रास्ते पे पत्थर पड़े हुए हैं ये, सॉरी फिक्स्ड एटम्स। फिक्स्ड एटम्स को ऐसा समझ लो जैसे कि रास्ते पे पत्थर पड़े हुए हैं, और ये हैं फिक्स्ड एटम्स दूसरे वायर के। तो किस वायर में ज्यादा फिक्स्ड एटम्स होंगे? ऑफ कोर्स इसमें। तो ये दो रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे गाड़ी चलाना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा तकलीफ होगी? ऑफ कोर्स इस रास्ते पे गाड़ी चलाने में ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि ये लंबा है, ज्यादा पत्थर आएंगे बीच में, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कोलाइड होगा। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड मोर
hence the resistance is more. In this case the electrons will collide less, therefore less resistance. तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो जितना लंबा वायर लोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा, जितना छोटा वायर लोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम. अब केस 2 देखते हैं. सपोज हमारे पास दो वायर्स हैं, सेम मटेरियल सेम लेंथ, सेम मटेरियल सेम लेंथ. फर्क क्या है? देखो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2. क्रॉस सेक्शन एरियाज अलग अलग है. अब दिमाग लगाओ और बताओ कौन सा ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और कौन सा कम रेजिस्टेंस होगा. तो चिल्ड्रन इसका आंसर है इसका रेजिस्टेंस लो होगा और इसका रेजिस्टेंस हाई होगा. क्यों भाई? इसका लो क्यों, इसका हाई क्यों? मान लो आपके पास दो रास्ते हैं, एक पतली सड़क और एक चौड़ा हाईवे, मोटा सा चौड़ा सा हाईवे और एक पतली सी सड़क. तो किस पे ज़्यादा व्हीकल चलेंगे? इस पतली सड़क पे ज़्यादा व्हीकल घुस पाएंगे या इस चौड़े से हाईवे पे ज़्यादा व्हीकल घुस पाएंगे? ऑफ कोर्स इस पे ज़्यादा व्हीकल घुस पाएंगे. तो इस छोटे क्रॉस सेक्शन में कम इलेक्ट्रॉन घुसेंगे, जबकि बड़े क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं. यानी कि यहाँ इसमें ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो सकता, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है इसके कंपैरिजन में. तो हमें क्या पता चला? जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल एरिया के. तो जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना पतला वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस, जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस. तो लंबा और पतला हुआ तो हाई रेजिस्टेंस, छोटा और मोटा हुआ तो लो रेजिस्टेंस. इस तरीके से याद रखो. तो चिल्ड्रन अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, the resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. तो अगर मुझे इक्वल टू साइन डालना है तो मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालूंगा रो. यहां पे रो का नाम है रेजिस्टिविटी. तो आप जानते हैं कि ये रो क्या है, किस पे डिपेंड करता है, क्या फैक्टर्स है इस रो के पीछे. तो चिल्ड्रन रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है. इसे रो से डिनोट किया जाता है और फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज रो L by A, where R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length of wire, A is the area of cross section of the wire. तो इन सारे टर्म्स को समझ लो अच्छे से. R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ ऑफ वायर है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है. तो ये रेजिस्टिविटी को देख के हमें ऐसा लगता है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ पे. चिल्ड्रन पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इस फॉर्मूला से धोखा मत खाना. रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, एरिया एंड लेंथ. तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो ना रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ना लेंथ पे, ना एरिया पे. तो किस पे डिपेंड करती है भाई? तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल. यानी रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है. अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी. तो ये भी लिख देते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स विल हैव different materials will have different resistivity.
तो रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना एरिया पे डिपेंड करेगी, ना रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी? मटेरियल पे। अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो चिल्ड्रन, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इफ रेजिस्टिविटी इज मोर, such materials are bad conductors। तो अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है किसी मटेरियल की तो वो बैड कंडक्टर है, और अगर रेजिस्टिविटी कम है तो ऐसा मटेरियल गुड कंडक्टर होगा। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब बैड कंडक्टर, रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब गुड कंडक्टर। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है, सिल्वर गुड कंडक्टर है। गोल्ड की रेजिस्टिविटी कम है, गोल्ड भी एक गुड कंडक्टर है। और कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, कॉपर भी एक गुड कंडक्टर है। प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। अगर मैं बोलूँ गोल्ड, कम रेजिस्टिविटी। अगर मैं बोलूँ प्लास्टिक, ज़्यादा रेजिस्टिविटी। तो मटेरियल का नाम सुनते ही रेजिस्टिविटी का आइडिया आ जाता है दिमाग में। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। ओके, अब रेजिस्टिविटी को इस तरह से समझो, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ एंड एरिया बिकम वन। अब इसका मतलब समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इसकी लेंथ 1 मीटर है। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, वेर रो इज द रेजिस्टिविटी, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज रो, लेंथ है 1, एरिया है 1। देयरफॉर रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी is the resistance of a wire of length 1 meter and area 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? वायर का। कौन से वायर का? ऐसे वायर का जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो अगर आप 1 मीटर लंबा वायर लेंगे और उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उससे रेजिस्टिविटी कहा जाएगा। तो चिल्ड्रन, अब तक हमने क्या देखा? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और रेजिस्टिविटी पे यानी मटेरियल पे। तो रेजिस्टेंस अब तक हमने देखा 3 चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी यानी कि मटेरियल। अब रेजिस्टेंस एक और चीज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब वो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो चिल्ड्रन, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस मे इंक्रीज और डिक्रीज। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ मटेरियल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कुछ मटेरियल्स का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो वो मटेरियल जिनका टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल। और वो मटेरियल जिनका टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है उन्हें कहा जाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के हिसाब से देखे जाएं तो रेजिस्टेंस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल, इसे प्यार से पीटीसी मटेरियल भी कहेंगे हम, या नेगेटिव टेम्परेचर
कोएफिशिएंट मटेरियल, इसे प्यार से एनटीसी मटेरियल भी कहेंगे। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के हिसाब से मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल और एक होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल में क्या होता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो पीटीसी मटेरियल में टेम्परेचर भी बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एनटीसी मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज पीटीसी एंड एनटीसी। पॉजिटिव टेम्परेचर मटेरियल यानी कि पीटीसी मटेरियल्स के एग्जांपल होते हैं मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स, यानी कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। इन सब का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल के एग्जांपल होते हैं इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सो पीटीसी मटेरियल का एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब पीटीसी मटेरियल्स हैं। एनटीसी मटेरियल का एग्जांपल वुड, फिर प्लास्टिक, देन सेमीकंडक्टर में देखा जाए तो जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह वगैरह। तो इन सब के एग्जांपल आप लिख लो, मेटल्स के एग्जांपल लिख लेना और यहाँ पे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल लिख लेना। अब देखते हैं कि मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है। तो चलिए मान लो ये एक मेटल है, दिस इज द मेटल, ये एक अच्छा सा कंडक्टर है। ऑफ कोर्स किससे बना होगा, एटम से ही तो बना होगा। तो ये कुछ फिक्स्ड एटम से बना हुआ है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा इसका, ठीक है, मैंने इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये जो एटम्स हैं इनके पास थर्मल एनर्जी आएगी। तो टेम्परेचर बढ़ा तो एटम्स गेन्ड थर्मल एनर्जी। अब अगर इन एटम्स के पास थर्मल एनर्जी आएगी तो ये वाइब्रेट करेंगे जोर जोर से। तो जैसी थर्मल एनर्जी आएगी एटम्स विल वाइब्रेट। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये एटम्स है, तो टेम्परेचर लो था तो एटम्स के वाइब्रेशन कम थे, इलेक्ट्रॉन आराम से पार हो रहा था। लेकिन अब इन एटम्स में वाइब्रेशन होने लगा। क्यों वाइब्रेशन होने लगा, ये एटम्स के पास एनर्जी आ गई। क्यों एनर्जी आ गई, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एटम्स इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये एटम्स अपनी जगह पे ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगेंगे, गड़ 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 वाइब्रेट करने लगेंगे। अब अगर ये एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन आसानी से पास। आप इसको ऐसे समझो, फुटबॉल में एक बहुत बड़ा गोल है, वो गोल पोस्ट होता है, उसमें फुटबॉल मारनी होती है। अगर गोलकीपर बस एक ही जगह पे खड़ा रहे तो आप आसानी से फुटबॉल को गोल के अंदर दाग सकते हो। लेकिन अगर गोलकीपर इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से हिले डुले और पूरे गोल को कवर करने की कोशिश करे तो गोल करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से एटम्स वाइब्रेट होते हैं, और क्योंकि एटम्स वाइब्रेट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को पास होने में मुश्किल होती है। तो एटम्स विल वाइब्रेट, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स विल फेस मोर रेजिस्टेंस। तो पीटीसी मटेरियल यानी कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ वाइब्रेशन बढ़ेगा, फिक्स्ड एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को पार होने में तकलीफ होगी, इसीलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। नाउ चिल्ड्रन एनटीसी मटेरियल में देखते हैं, एनटीसी मटेरियल में क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है। चिल्ड्रन एनटीसी मटेरियल कौन है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर।
तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ टेम्परेचर ऑफ एनटीसी मटेरियल इज इंक्रीज्ड, तो अगर एनटीसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स विच वर रोटेटिंग इन ऑर्बिट, विच वर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, तो वो इलेक्ट्रॉन जो चुपचाप चुपचाप अपने न्यूक्लियस के आजू बाजू बेचारे गोल 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 घूम रहे थे, वो बेचारे इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें थर्मल एनर्जी मिल जाएगी। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स विच वर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट विल गेन थर्मल एनर्जी, उनके पास ताकत आ जाएगी। अब उनके पास ताकत आ गई तो वो गोल गोल घूमना बंद करेंगे, अपना ऑर्बिट तोड़ के बाहर आ जाएंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी, इस एनर्जी की मदद से दे विल ब्रेक फ्रॉम देयर ऑर्बिट एंड बिकम फ्री। तो वो अपने ऑर्बिट से टूट के बाहर आ जाएंगे, अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाएंगे, और कैसे इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाएंगे, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो चार्ज, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में हेल्प कर देंगे। करेक्ट? कंडक्शन में कौन हेल्प करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में गोल घूम रहे थे वो अपना ऑर्बिट तोड़ के ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में मदद करते हैं, करंट को बनाने में मदद करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, सर यहां वाइब्रेशन नहीं हो रहा है क्या? वाइब्रेशन सिर्फ यही होता है क्या? यहां वाइब्रेशन नहीं होगा, एनटीसी में वाइब्रेशन नहीं होगा? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। एनटीसी में भी वाइब्रेशन होगा, पर एनटीसी मटेरियल्स कौन से मटेरियल है? इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मामले में इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर भिखारी है, भिखारी। इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और इसके पास बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो लगभग होते ही नहीं है, और सेमीकंडक्टर के पास होते हैं तो वो भी थोड़े बहुत गिन चुन के। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो जो भिखारी था इंसुलेटर, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में मदद कर देंगे। तो इंसुलेटर के एटम्स का वाइब्रेशन इतने मायने नहीं रखेगा। ओके, यहां पे भी वाइब्रेट करते हैं, पर वो मायने नहीं रखेगा, इट विल नॉट बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पास, जिसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले इंसुलेटर के पास कंडक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, अब टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए, कुछ तो कंडक्शन बढ़ेगा, कुछ तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। सेम केस सेमीकंडक्टर के साथ होता है। सेमीकंडक्टर के भी जो एटम्स है वो वाइब्रेट तो करेंगे, पर वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ चुके हैं ये ज्यादा इफेक्ट दिखाएंगे और रेजिस्टेंस को कम कर देंगे सेमीकंडक्टर के। तो चिल्ड्रन, अभी अभी हमने देखा एनटीसी मटेरियल क्या होता है और पीटीसी मटेरियल क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल क्या होता है और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है। व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसे हम अल्फा से डिनोट करेंगे। ओके, तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा इज डिफाइंड एज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर
इनटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको अगर मैं सिंबल में लिखूं तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये वैल्यू है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस। द यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस। तो चिल्ड्रन, ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है अल्फा, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर पीटीसी मटेरियल, कॉमन सेंस है ये, एंड अल्फा इज नेगेटिव फॉर एनटीसी मटेरियल। तो जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल होगा उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, और अगर कोई मटेरियल नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल होगा तो ऑफ कोर्स उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव ही होगा। सो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर पीटीसी मटेरियल एंड अल्फा इज नेगेटिव फॉर एनटीसी मटेरियल। नाउ चिल्ड्रन, यहां पे अल्फा की मदद से हम ऐसा निकाल सकते हैं, लेट आर बी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। तो रेजिस्टेंस R1 है एट टेम्परेचर T1 और रेजिस्टेंस R2 है एट टेम्परेचर T2। तो एक वायर लिया, उसका टेम्परेचर T1 है और उस वक्त उसका रेजिस्टेंस R1 है। फिर उसी वायर का टेम्परेचर बढ़ा दिया और टेम्परेचर कर दिया T2 और उसका रेजिस्टेंस हो गया R2। तो चलिए ना अब अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं। अल्फा इज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस था R1 बन गया R2, तो फर्क कितने का आया? R2 माइनस R1 का, अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है? R1। डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? T2 माइनस T1। तो इसको अरेंज करते हैं चिल्ड्रन। तो अल्फा R1, देयरफॉर अल्फा R1 T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। देयरफॉर R1 को यहां डाल देते हैं, R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू R1 प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1। देयरफॉर R2 इज इक्वल्स टू, इसमें R1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से R1 कॉमन आ गया तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला बन जाएगा नए रेजिस्टेंस का। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू होगी पुराना रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा, नया टेम्परेचर माइनस पुराना टेम्परेचर। ओके, ये 2 और 1 लिखने से अच्छा है मैं ओल्ड और न्यू लिख देता हूं तो आपको आसानी पड़ेगी। तो जो नया टेम्परेचर होगा, सॉरी जो नया रेजिस्टेंस होगा आर न्यू, वो होगा पुराना रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू नया टेम्परेचर माइनस पुराना टेम्परेचर। तो आप इस तरीके से याद करो। R1 R2 कई बार कंफ्यूज करता है, R1 क्या R2 क्या है, इस तरह से याद करो। नया रेजिस्टेंस होगा पुराना रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा, नया टेम्परेचर माइनस पुराना टेम्परेचर। इस तरह से याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलो अभी जो फॉर्मूला देखा उस पर क्वेश्चन करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज 4 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो रेजिस्टेंस था वो था 4 ओम, किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। फाइंड द रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा अगर नया टेम्परेचर हो चुका है 50 डिग्री सेल्सियस?
कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कॉपर दिया है, रेजिस्टेंस को कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कॉपर यानी अल्फा दिया है 1.2 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। तो चलिए हमें फॉर्मूला पता है, जो नया रेजिस्टेंस होगा वो होगा पुराना रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा नया टेम्परेचर माइनस पुराना टेम्परेचर। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा आर नॉट की वैल्यू तो दी है 4 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू भी दी है 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू नया टेम्परेचर है 50, पुराना टेम्परेचर है 0। तो जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1.2 इंटू 50 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 इंटू 10⁻³ तो हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 0.06, 4 इंटू 1.06 यानी कि 1.24 ओम्स। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर के वायर का टेम्परेचर था 4 ओम्स। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, सॉरी 4.24, सॉरी। तो रेजिस्टेंस जो पहले 4 ओम था अब वो 4.24 ओम्स हो गया है। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है। रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे 30 ओम। तो जो पुराना रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है और जो पुराना टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो नया टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना ये निकालना है। और अल्फा की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। नाउ चिल्ड्रन, यहां पे अगर आपने सावधानी हटाई तो दुर्घटना घटी। क्यों? मटेरियल देखो क्या है, सिलिकॉन। ये जो सिलिकॉन होता है ये सेमीकंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू नेगेटिव डालना मत भूलना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। अब बस फॉर्मूले में पुट करना है हमें। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो होगा पुराना रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10⁻³ T2 माइनस T1 मतलब 50 माइनस 0 50। तो और ये देखो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ओके। अल्फा की वैल्यू माइनस है, ध्यान रखना, अल्फा की वैल्यू माइनस है नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा, पुराना रेजिस्टेंस है 30 इंटू 1 माइनस 0.1, ओके। 100 डिवाइड बाई 1000 0.1, तो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 27 ओम्स। तो चलन आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ गया पर रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि ये कौन सा मटेरियल है, एनटीसी। एनटीसी मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है R, उसे मेल्ट किया गया और एक नया वायर बनाया गया। तो ये सपोज ये वायर है, इसको पूरा पिघला दिया और एक नया वायर बना दिया। तो जो नया वायर है उसका लेंथ बढ़ा दिया हमने, लेंथ n गुना कर दिया। तो अगर लेंथ n गुना कर दिया तो जो नया वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पुराने वायर का रेजिस्टेंस R, इसको पिघला के लंबा वायर बना दिया, उस लंबे वायर का क्या रेजिस्टेंस होगा। तो चिल्ड्रन अगर ये वायर है, इसको मेल्ट करके एक लंबा वायर बनाओगे तो वायर पतला भी तो हो जाएगा। देखो अगर ये वायर है इस तरीके से, ये ओल्ड वायर, इसको हमने मेल्ट किया और इसको लंबा कर दिया तो वायर लंबा हो जाएगा। तो क्या थिकनेस सेम रहेगी, इतना ही मोटा रहेगा? नहीं ना, इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। तो अगर एक
मोटे वायर को खींच दोगे तो वो पतला हो जाएगा। तो दिस इज द न्यू वायर। ओके, इसकी लेंथ है L और इसकी लेंथ है N टाइम्स L। इसका एरिया A मान लेते हैं। इसका एरिया कितना है नहीं पता, तो सोचो इसका एरिया कैसे निकालोगे। इन दो वायर्स में क्या खासियत है, इन दोनों में कौन सी चीज सेम है, सोचो। चिल्ड्रन, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। क्यों है भाई इन दोनों का वॉल्यूम सेम? क्योंकि ये वायर को पिघला के ये वायर बनाया गया है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ ओल्ड वायर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू वायर। और ये क्या है, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर का क्या वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर एल। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, पाई इंटू पुराने रेडियस का स्क्वायर इंटू एल। यही होता है ना भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को लिखा पाई आर स्क्वायर एल। नया वॉल्यूम क्या होगा, पाई, देखो पहले इसका रेडियस पहले इतना मोटा था, ये था इसका रेडियस, अब इसका रेडियस कम हो गया है, तो पाई आर न्यू स्क्वायर एल न्यू। तो ये पुराना वॉल्यूम और नया वॉल्यूम दोनों सेम होने चाहिए। चिल्ड्रन, पाई आर स्क्वायर को मैं एरिया लिख दूं क्या? बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। तो पाई आर स्क्वायर की जगह मैं ऐसा लिख देता हूं, पुराना जो एरिया है ए ओल्ड, इसको मैंने एरिया लिख दिया, इनटू लेंथ इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये नया एरिया हो गया, इनटू नया लेंथ। देयरफॉर पुराना एरिया ए माना है हमने, पुराना लेंथ है एल, नया एरिया पता नहीं, नई लेंथ है एन टाइम्स एल, नई लेंथ है एन टाइम्स एल। तो एल से एल कट जाएगा, तो जो नया एरिया होगा वो पुराना एरिया डिवाइड बाई एन होगा। तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा ए डिवाइड बाई एन। तो चिल्ड्रन, अगली बार से याद रखना, नेक्स्ट टाइम से याद रखना, लेंथ अगर एन टाइम्स बढ़ाओगे वायर का, एन गुना वायर को लंबा कर दोगे तो एन गुना वायर पतला भी हो जाएगा। वायर अगर एन गुना लंबा कर दिया तो वायर एन गुना पतला भी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं, जो पुराना रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू थी रो एल बाई ए, इक्वेशन 1, और जो नया रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा, रो तो रो ही रहेगा, लेंथ हो गया है एन टाइम्स एल और एरिया हो गया है ए बाई एन। ए, ये जो बाई एन ये है उसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो है रो एल बाई ए एन इंटू एन, एन स्क्वायर। पर रो एल बाई ए क्या है, पुराना रेजिस्टेंस। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा रो एल बाई ए मतलब पुराना रेजिस्टेंस इंटू एन स्क्वायर। ये होगी नए रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो लेंथ एन टाइम्स बढ़ा दिया तो एरिया एन टाइम्स कम हो जाएगा, और जो नया रेजिस्टेंस है वो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में सावधान रहना, लेंथ अगर बढ़ा रहे हो एन टाइम्स तो एरिया को पतला करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर ही है। एक वायर का रेजिस्टेंस है आर, उसे पिघला के नए वायर में बना दिया, लेकिन जो नया वायर है उसका क्रॉस सेक्शन आधा है। देखो लिखा है यहां पे, इट इज रीड्रॉन विथ हाफ द क्रॉस सेक्शन। तो यानी कि पुराना वायर कुछ ऐसा था, अब इसको पिघला के नया वायर बनाया है, और नया वायर पतला है। तो नया वायर पतला क्यों होगा, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ गई होगी। तो ये पुराना वायर और नया वायर कुछ ऐसा होगा। इसका जो लेंथ है वो एल ले लेते हैं, इसका लेंथ नहीं पता, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेते हैं, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है ए बाई 2। अब चिल्ड्रन आपको तो पता ही है दोनों के वॉल्यूम सेम होने चाहिए, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया बाई 2 इंटू नया लेंथ। एरिया और एरिया कट गया
तो नया लेंथ कितना हो गया? नया लेंथ हो गया 2 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ। यानी कि अगर वायर को आप वायर का एरिया आधा कर दोगे तो उसकी लेंथ डबल हो जाएगी। तो वायर को पतला करोगे तो वायर लंबा हो जाएगा। अब तो बस फॉर्मूला यूज करना है। जो पुराना रेजिस्टेंस है वो है रो एल बाई ए, और जो नया रेजिस्टेंस है वो है रो, नए वायर की लेंथ है 2L और एरिया है A/2। इस बाई 2 को ऊपर लिख देता हूँ। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 4 रो एल बाई ए। पर रो एल बाई ए क्या है? पुराना रेजिस्टेंस R। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो 4R हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसके एरिया को आधा किया तो लेंथ डबल हो जाएगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वायर का रेजिस्टेंस है कैपिटल R, उसे पिघला के नया वायर बनाया है और रेडियस n टाइम्स कर दिया है। यानी कि पहले वायर कुछ ऐसा था, इसका लेंथ L ले लेते हैं और रेडियस दिया है यहाँ पे, तो इसका रेडियस रेडियस मतलब ये, इसका रेडियस ले लेते हैं छोटू r। अब इसको पिघला के नया वायर बनाया है और नए वायर का रेडियस n टाइम्स है, तो रेडियस बढ़ा दिया है, यानी कि हमने वायर को मोटा कर दिया है। ऑफ कोर्स वायर मोटा करेंगे तो वायर छोटा भी हो गया होगा। तो इसका नया लेंथ L न्यू, और जो नया रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो नया रेडियस है वो n टाइम्स पुराना रेडियस है। इसका रेजिस्टेंस अगर कैपिटल R है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हमें पता ही है वॉल्यूम दोनों के इक्वल करना है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? πr²L, और इसका वॉल्यूम पाई, रेडियस का स्क्वायर करोगे तो n²r²। इसका रेडियस nr है ना, n टाइम्स, तो रेडियस का स्क्वायर करोगे तो n²r², πr², और इसका लेंथ है L न्यू। पाई से पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा। तो नया लेंथ कितना हो जाएगा? पुराना लेंथ डिवाइड बाय n² इज नया लेंथ। अब हमें रेजिस्टेंस के बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो पुराना रेजिस्टेंस अपॉन नया रेजिस्टेंस इक्वल टू, पुराना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो L बाई ए को मैं πr² लिख दूंगा, द होल अपॉन नया रेजिस्टेंस है रो, नया लेंथ कितना है? L बाई n², रो नया लेंथ, तो रो L बाई, अब यहां पे एरिया डालना पड़ेगा, एरिया हो जाएगा पाई r², रेडियस कितना है नया? n²r²। समझ में आ रहा है ना? बेसिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ये समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत तकलीफ में हो आप लोग। सिर्फ क्या किया, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा रो, लेंथ की जगह हो जाएगा नया लेंथ। नया लेंथ कितना है? L बाई n² अपॉन एरिया, एरिया कितना होता है? πr²। नया रेडियस कितना है? n इंटू आर, तो पाई इंटू n²r²। रो कट जाएगा, L कट जाएगा, रो कट जाएगा, L कट जाएगा, पाई पाई कट गया, r² कट गया। देयरफॉर r अपॉन r न्यू हो गया, ये तो पूरा 1 हो गया ऊपर का, अपॉन 1 बाई n टू द पावर 4। तो r अपॉन r न्यू हो गया, ये n टू द पावर 4 ऊपर चला जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराना रेजिस्टेंस डिवाइड बाय n टू द पावर 4 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। चलिए, अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप करो, समझ में आ जाएगा। चलिए, ये जो अगला क्वेश्चन है, अगर नीट के स्टूडेंट्स चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो नीट के स्टूडेंट्स, मैं तो कहूँगा कि देख लें क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना टेंशन ना लें, क्योंकि नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन JEE एडवांस और JEE मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो JEE वालों को तो देखना ही है। एक वायर को x एक्सिस के अलोंग रखा गया है विथ वन ऑफ इट्स एंड एट द ओरिजिन। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है वायर, ये वायर है, इसे x एक्सिस पे रख दिया है
और इसके एक एंड को ओरिजिन पे रख दिया है। तो जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वैसा कर दिया। इट्स लेंथ इज एल, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो एल दी हुई है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो एल है। एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय x+1। तो चिल्ड्रन यहाँ जो रेजिस्टिविटी है ये कांस्टेंट नहीं है, और जब भी चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती है तब हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन घुस चुका है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इसका रेजिस्टेंस ढूंढना है। अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू दे दी ए। तो चिल्ड्रन क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो पहले एक स्मॉल एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर जाते हैं। तो हम ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर आ गए। अब x डिस्टेंस दूर जाने के बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ये थोड़ा सा और आगे गए, dx और आगे गए, तो हमें एक छोटू सा पार्ट मिलेगा इस वायर का। एक बार फिर से x डिस्टेंस आगे जाएंगे, फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे dx, तो हमें अगर थोड़ा सा और dx आगे जाएंगे तो एक छोटू सा नन्नू मुन्नू सा पीस मिलेगा इस वायर का। इस छोटू से पीस का रेजिस्टेंस भी छोटू सा होगा। लेट dr बी द small resistance of this small section of wire। तो इस वायर के एक छोटू से पीस का रेजिस्टेंस छोटू सा dr मान लेते हैं। तो जो छोटू सा रेजिस्टेंस होगा ये कितना होगा, छोटू सा रेजिस्टेंस होगा रो इनटू इसकी लेंथ छोटू सी है dx, फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो रो लेंथ कितना है, देखो इसका लेंथ है dx, और एरिया कितना है, एरिया तो a है, करेक्ट ना, इसका एरिया a है ना। तो छोटू सा रेजिस्टेंस हो जाएगा रो dx बाई a। अब मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dr इक्वल टू इंटीग्रल रो की वैल्यू पता है x+1 इंटू dx अपॉन a। और ये एलिमेंट हम कहां से कहां तक ले सकते थे, ये एलिमेंट हम 0 पे भी ले सकते थे और ये एलिमेंट l पे भी ले सकते थे। तो ये जो x है उसकी लिमिट होगी 0 से l। तो इंटीग्रल dr करोगे तो आएगा रेजिस्टेंस इक्वल टू, ये एरिया कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, x को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाता है x²/2, 1 को इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा x फ्रॉम 0 टू l। तो जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी L1/a इंटू L²/2 प्लस L। तो मैंने इसमें अपर लिमिट डाल दिया, अपर लिमिट डाल दिया है, लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो सब 0 हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर।